Hello my dear students, a very wonderful morning to everyone. This is your Neetu ma'am and welcome to the digital classroom of DSA. बेटा प्रैक्टिस बहुत अच्छे से चल रही है, NDA एग्जाम क्रैक करना ही है and I assure you everyone will come out with the flying colors and you will make me feel proud. Okay, तो we have started comprehension. Comprehension में हमने passages किए, उससे based questions किए. Today also I'll continue with the comprehension segment और comprehension में again I'll tackle today two passages so that daily two passages होंगे तो बहुत ज़्यादा burden भी नहीं रहेगा और आप उनको easily practice कर सकते हो, easily grasp कर सकते हो. तो are you ready for the comprehension? Let's start today's comprehension passage and that also from the last year papers. Okay, so let's start it. So student, let's start today's comprehension. But उससे पहले I hope आपको comprehension पढ़ने में मजा आ रहा है. As I told you, it's very interesting topic to score marks. Comprehension easy भी रहता है, scoring भी रहता है, yet interesting भी रहता है. We just go into the scene and the mood of the passage and just feel the passage and just feel the mood of the author. तो मजा आ रहा है comprehension करने में. Very interesting topic. बहुत अच्छे अच्छे scenes समझ में आ रहे हैं. हमने nocturnal visitor वो bat वाला scene किया था कल. Then हमने एक station पे एक train जा रही है, वो ट्रेन का इंजन गिर गया, उसको फॉलन हॉर्स के साथ हमने कंपेयर करके एक सीन किया था कल. तो डिफरेंट मूड्स, डिफरेंट सीन्स इन द डिफरेंट पैसेजेस. तो लेट्स चेक आउट आज के पैसेज में आपके लिए क्या है. नाउ फर्स्ट चेक आउट, दिस इज अगेन 2017 के फर्स्ट पेपर का पैसेज 2 है. Now what trend I am observing till now, today is the third or the fourth day of comprehension. हर एक ईयर दो पैसेज आए हैं. That means you are having a chance to score if there are 2 passages in the paper. तो अगर 2 पैसेज मिल गए फिर तो लॉटरी ही लग गई है बेटा और हर एक में 5 क्वेश्चंस हो गए तो 10 क्वेश्चंस इन योर हैंड. तो आउट ऑफ मार्क्स अगर कॉम्प्रिहेंशन में स्कोर हो गए दैट मीन्स आपका 20% स्कोर हैज बीन राइजन अप. दैट मीन्स अगर आपके 10 क्वेश्चंस भी करेक्ट हो गए, पैसेजेस के पूरे क्वेश्चन कवर हैं तो 10 4s are 40 मार्क्स आर इन योर कमांड. क्लियर? तो लेट्स स्टार्ट टुडेज पैसेज. नाउ अगेन ऑथर कहाँ जा रहा है? आई वॉज बिगिनिंग टू टायर. नाउ व्हाट यू मीन बाय टायर? टायर्ड हो जाना, थक जाना. तो वो थक गया है. क्या कर रहा है कि वो थक गया है? Who is I here? I is the author and author is telling you about some journey. कहीं जर्नी पे है और उस जर्नी पे वो क्या कर रहा है और क्यों थक गया. लेट्स फाइंड आउट. तो आई वॉज बिगिन टू टायर अ लिटिल. नाउ आई हैड बीन कटिंग कंटिन्यूअसली फॉर 2 hours. What author is saying, how the mood of the author is tired, exhausted. That means क्यों exhausted है? Because clearly mention है पिछले 2 घंटे से वो कुछ काट रहा है. क्या काट रहा है? Is he cutting the trees? Is he cutting something else? Let's find out. But हमें ये समझ में आया कि वो थका हुआ है, exhausted है, क्योंकि वो पिछले 2 घंटे से कुछ कटिंग कर रहा है. See. And Tenzing too was moving very slowly. Now Tenzing may be his partner और वो उसके पार्टनर के साथ चल रहा है और पार्टनर भी बहुत धीरे धीरे चल रहा है. बट यहाँ तो कुछ काट रहे हैं वो, तो काटते काटते चल रहे हैं या चलते चलते काट रहे हैं. लेट्स फाइंड आउट. तो वी हैव गॉट 2 कैरेक्टर्स, Tenzing and this is author. Okay? और Tenzing भी थक गया है क्योंकि वो धीरे धीरे चल रहा है. क्लियरली मेंशन है Tenzing धीरे धीरे चल रहा है. As I chipped steps around. Chipped steps जैसे ही मैं आगे बढ़ा. चिप करके कदम संभाल के रखना और वो आगे बढ़ रहे हैं. मैंने आपको यहाँ स्टार्टिंग में ही बताया वो किसी जर्नी पे है. अब जर्नी का एरिया कैसा है, किस जगह पर है? Let's find out. As I chipped steps around still another corner, I wandered rather dully. Dully means dull. जैसे ही मैं आगे बढ़ रहा हूँ और आसपास कदम बढ़ा रहा हूँ, मैं आगे बढ़ रहा हूँ या इधर कदम कर रहा हूँ या इधर कदम कर रहा हूँ, डल लग रहा है. दैट मीन्स एनर्जी लेवल डाउन है. दैट मीन्स ऑथर पूरी तरह टायर्ड हो चुका है, एग्जॉस्ट हो चुका है, डिसमूड हो चुका है. जिस जर्नी पे वो जा रहा है वो एंथुजियाज्म नहीं है, एनर्जी नहीं है. क्यों नहीं है बेटा? क्योंकि वो थक गया है. ओके? उसको हर जगह डल लग रहा है. जस्ट हाउ लॉन्ग वी कुड कीप इट अप. अब वो अपने आप से क्वेश्चन कह रहा है, हाउ लॉन्ग, और कितने टाइम तक
हम अपने आप को ऐसा ही एनर्जेटिक रख पाएंगे, बिकॉज अब मेरी एनर्जी खत्म हो गई है। कीप इट अप मीन्स कीप इट मूविंग, कीप इट गोइंग। तो एनर्जी होगी तभी तो आगे बढ़ेंगे। कीप इट अप मीन्स आगे बढ़ना, करते रहना। तो व्हाट द ऑथर इज सेइंग कि उसे खुद नहीं पता, वो वंडर कर रहा है, वो सोच रहा है कि इतना डल लग रहा है, इतना एग्जॉस्ट लग रहा है, इतना थका हुआ लग रहा है, पता नहीं कितने टाइम तक और हम आगे मूव कर पाए इस एनर्जी पर, इस रास्ते पर, इस जर्नी पर। नाउ आवर ओरिजिनल जेस्ट, नाउ व्हाट डू यू मीन बाय जेस्ट? जेस्ट मीन्स एनर्जी, फ्रेशनेस, एंथुजियाज्म। तो आवर ओरिजिनल जेस्ट हैड नाउ क्वाइट गॉन। हमारी पूरी एनर्जी, पूरा जो फ्रेशनेस थी, हमारा जो एंथुजियाज्म था, वन मोर वर्ड, ज़ील, हमारा एंथुजियाज्म, एनर्जी, फ्रेशनेस, हमारा ज़ील सब चला गया है। जो हमारे पास पहले एनर्जी थी, नाउ गॉन, अब वो जा चुकी है। एंड इट वॉज टर्निंग मोर इनटू अ ग्रिम स्ट्रगल। ग्रिम मीन्स डल, डार्क। अगर मैं बोलूं इट वॉज अ ग्रिम रूम, ग्रिम रूम, डार्क रूम, कुछ नजर ही नहीं आ रहा। He was having a grim mood, dull mood, dark, without any sort of light, without any sort of some object. कुछ आपके लिए आगे कुछ मोटिव ही नहीं दिख रहा। ओके, तो ग्रिम स्ट्रगल एक ऐसी स्ट्रगल जिसका आगे कोई आपको मोटिव नहीं है, जिसका आगे कोई रास्ता नहीं है, जिसका आगे कोई मंजिल नहीं है, विदाउट अ डेस्टिनेशन। इफ यू एंटर अ ग्रिम रूम मीन्स डार्क रूम, विल यू बी एबल टू फाइंड व्हाट इज अहेड? आगे क्या है आपको पता होगा? नो। तो ग्रिम मीन्स डार्क, डल, विदाउट एनी डेस्टिनेशन, विदाउट एनी फर्दर पॉइंट। ओके, तो उनकी स्ट्रगल कैसी हो गई है? ग्रिम, आगे जिसकी कोई मंजिल नहीं है, डल हो गई है, डार्क हो गई है, बिना किसी मोटिव की हो गई है। अब यहाँ स्ट्रगल मीन्स जर्नी, स्ट्रगल ऑफ जर्नी, जो वो जर्नी पे जा रहे हैं तो कुछ स्ट्रगल कर रहे हैं, दैट मीन्स उनकी स्ट्रगल, उनके आगे बढ़ने की जर्नी, उनका जो पाथ है वो अब डिम हो गया है, ग्रिम हो गया है, डार्क हो गया है। तो किस जगह जा रहे हैं, कर क्या रहे हैं ऐसा वो कि वो उस जर्नी पे इतना थक गए हैं, कुछ काट रहे हैं, स्टिल उनका मूड बहुत डल है और उनकी पूरी एनर्जी जा चुकी है, पूरा मूड खत्म हो चुका है। लेट्स फाइंड आउट। आई देन रियलाइज्ड दैट द रिज, नाउ व्हाट इज दिस रिज? बेटा रिज एक माउंटेन का स्लोप टाइप है। नाउ सी, ऐसा स्लोप है, ये माउंटेन का पीक और फिर ये नीचे आ रहा है रिज। रोड्स पे भी अपने स्पीड ब्रेकर्स देखे हैं ना, स्पीड ब्रेकर्स अगर रोड्स पे होते हैं तो ये रिज है, ये रिज है, एकदम पीक पे जाके नीचे आ जाना। अब ऐसा पॉइंटेड नहीं होता, वो ऐसा होता है। सो दिस इज रिज, दिस इज रिज। तो रिज मीन्स ऊपर जाके फिर नीचे आना, रिज मीन्स लॉन्ग नैरो, सी लॉन्ग नैरो, तो लॉन्ग नैरो माउंटेन रेंज। ओके, दिस इज रिज, ऐसा। अब I then realized that the ridge ahead, that means अब समझ में आया है कि वो पहाड़ की चढ़ाई कर रहे हैं, वो ट्रैकिंग कर रहे हैं। अब ट्रैकिंग कर रहे हैं तो बेटा काट क्या रहे हैं? पहाड़ पे चढ़ते चढ़ते कुछ काट रहे हैं? नो, वो बर्फ के पहाड़ पर ट्रैक कर रहे हैं, वो माउंटेन क्लाइंब कर रहे हैं। और उस माउंटेन पे जो आइस है, जो स्नो है, अगर ऐसे ही उस पे पैर रखेंगे तो दे विल स्लिप बैक। So what they are doing? They are cutting the ice, and this is a technique to just rise a snowy mountain. Whenever a person is climbing a snowy mountain, he has to cut that ice to fix his step. वो जो पैर जमाने के लिए उसको बर्फ के लिए पहले बर्फ साफ करना पड़ेगा, तब वो उसमें पैर जमाएगा स्केट से, फिर वो दूसरा पैर के लिए बर्फ हटाएगा, फिर उस पर वो पैर रखेगा। तो इसीलिए The author has said, I had been cutting for 2 hours. That means वो 2 घंटे से चढ़ाई कर रहे हैं। From last 2 hours, they are just climbing the mountain. See, ये क्लाइंब करने के लिए, ये माउंटेन रेंज है, वो यहाँ क्लाइंब कर रहे हैं, तो यहाँ पे बर्फ भी है और स्लोप भी है। ओके, तो वो स्केट से पहले यहाँ बर्फ को काटेंगे, फिर यहाँ पैर रखेंगे, फिर ऐसे करके धीरे धीरे राइज करेंगे। क्लियर? नाउ सी, I then realized that the ridge ahead means आगे जो ridge है, जो टॉप है,
instead of still monotonously rising. Now see, instead of still monotonously, monotonously means boring, monotonous means एक जैसा, same, boring. Now understand the sentence. अब जब वो क्लाइंब कर रहा है, वो यहाँ रिज पर पहुंच गया है, इस जगह पर पहुंच गया है, वो यहां पर पहुंचने के बाद उसको ये समझ में आया कि जो वो इतने टाइम से बोरिंग से चढ़ाई से राइज कर रहे हैं, राइज कर रहे हैं, राइज कर रहे हैं, मोनोटोनस हो रहा है, एक जैसा काम कर रहे हैं, 2 घंटे से सिर्फ कट कट करके ऊपर जा रहे हैं, राइज कर रहे हैं. नाउ ड्रॉप्ड शार्पली. नाउ ड्रॉप्ड शार्पली मीन्स वो यहां पहुंच गए हैं, इसके बाद वो एकदम नीचे. दैट मीन्स ये जो रिज है अब उसका स्लोप शुरू हो गया है. दैट मीन्स जो क्लाइंब कर रहे थे, जैसे ही वहां ऊपर पहुंचे उनको ये समझ में आया कि अब नीचे ड्रॉपिंग है, वो अब वो स्लोप है. सी, आई देन रियलाइज दैट द रिज अहेड, जो रिज आगे है, इंस्टेड ऑफ स्टिल, अब ऊपर कहीं नहीं जाना, अब यहाँ हम पीक पे पहुंच गए हैं, इसके बाद वो नीचे ड्रॉप हो रहा है. दैट मीन्स वो नीचे स्लोप आ रहा है, शार्प ड्रॉप. देखो ऊपर पहुंच के ही आप एकदम नीचे आ रहे हो, तो अगर आप यहां पहुंच गए, यहां हो, अब ऊपर नहीं जाना, तो अब ये नीचे आ रहे हो. क्लियर? शार्पली अवे एंड फार बिलो, एंड फार बिलो. अब उन्होंने क्या देखा कि ऊपर जाके जो ये नीचे है यहां पर, सी, अब वो यहां जब पहुंच गए हैं तो उनको यहां क्या दिख रहा है, नीचे, दे आर एट दिस पॉइंट, नीचे क्या दिख रहा है, एंड फार बिलो आई कुड सी द नॉर्थ कॉल एंड रोंगबक ग्लेशियर. यहाँ पे उनको एक ग्लेशियर दिख रहा है. तो मे बी दे मस्ट बी माउंटेनियर्स and they are just climbing the mountains, and they have found what they have found on the peak. They have found कि from the peak it is easily visible, it is clearly visible at the down point below there is Rongbuk glacier. Okay, now see, I looked upwards. अब वो ऊपर देख रहा है, अब वो ऊपर देख रहा है, ऊपर देख रहा है तो उसको आसपास और पहाड़ भी दिखेंगे, सिर्फ एक पहाड़ नहीं है, आसपास और पहाड़ है, उससे ऊंचे पहाड़ भी होंगे. आई लुक अपवर्ड्स टू सी द नैरो रिज रनिंग अप टू अ स्नोई समिट. अब जब उसने यहां से ऊपर देखा तो यहां उसको टॉप दिखा, यहां खड़ा है वो, सी, अब वो उसने यहां खड़ा है, वो यहां से और ऊपर देखा तो उसको ये दिख रहा है सिर्फ बर्फ के पहाड़, सिर्फ और सिर्फ स्नोई समिट. सी, आई लुक अपवर्ड्स टू सी अ नैरो रिज running up to a snowy summit. Summit मतलब peak, snowy summit मतलब peak. तो अब वो जब वो ऊपर से देख रहा है तो देख रहा है कि ये जो रिज है ये ऊपर कहाँ जाके मिल रही है, बर्फ के पहाड़ के पीक पे है वो, snowy summit. Summit means peak और वो covered with snow. A few more wax of ice eggs. Now what is this wax? Wax means forcefully आप प्रेशर अप्लाई कर रहे हो, आप फोर्सफुली किसी चीज को अटैक कर रहे हो. अब यहाँ वैक्स ऑफ आइस एक्स, उनके पास क्या है, एक्स. क्यों है, आइस एक्स है बर्फ को हटाने के लिए. एक्स मतलब कुल्हाड़ी, जिससे आप या फावड़ा आप निकाल रहे हो. तो व्हाट दे आर हैविंग एन एक्स, एक्स जिससे आप आइस निकाल रहे हो. क्यों आइस निकाल रहे हो, क्योंकि आपको ऊपर चढ़ना है और वहां आपको पैर जमा के ही ऊपर चढ़ना है. तो वैक्स यहाँ मीन्स अ स्ट्राइक, फोर्सफुली स्ट्राइक. तो आप अगर वो उस पे हमला कर रहे हो, उस पे अटैक कर रहे हो, तो बर्फ पे आप एक्स से अटैक करके बर्फ निकाल रहे हो. ओके, नाउ सी, wax of ice axe in the firm snow and we stood on the top. तो I told you वो यहाँ पर है, वो यहाँ पहुँच रहा है. तो what the author is saying कि बस थोड़े से कदम और, बस थोड़ा सा और बर्फ को निकालना है और हमें थोड़ा सा ऊपर जाना है और उसके बाद we stood on the top. तो हम यहाँ पर होंगे. That means a very interesting journey, a very memorable journey to be on the top of the snowy summit, to be on top of the snowy mountain. आसपास सिर्फ और सिर्फ बर्फ के पहाड़ और आप वहाँ पर बर्फ के पहाड़ पर हैं. You are just climbing and you are a mountaineer. Just what an experience it is. Okay, तो I hope आपको पैराग्राफ समझ में आ गया होगा. Now let's start the questions.
Check out the questions based on the passage, बच्चा. Which of the following is the most appropriate description? Most appropriate description of the area in which the narrator had been moving. ठीक है, अब मैं आपको बताया है कि नैरेटर कहाँ जा रहा है, कौन सी जर्नी पे जा रहा है, माउंटेन पे जा रहा है. ओके, माउंटेन कैसा है, बर्फ से पूरा कवर्ड है, स्नोई माउंटेन है. दैट इज वाई बार बार पैसेज की स्टार्टिंग में भी यही बताया गया कि दे हैड बीन कटिंग फॉर 2 hours. तो वो क्या काट रहे थे, वो बर्फ को वैक्स कर रहे थे. दैट मीन्स अटैक करके बर्फ निकाल रहे थे और फिर ऊपर क्लाइंब कर रहे थे. दैट मीन्स टोटली स्नो है. ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ में भी ये बताया कि द माउंटेन इज कवर्ड विथ स्नो एंड दे हैव जस्ट some more steps to rise and they are on the peak of the snowy mountain. तो just check out a steep rocky slope. No, rocky slope तो नहीं है, वहाँ mountain है, slope है, but mountain covered with snow. A peak with flight of steps. No. A high peak covered with snow या long ridge. आप इन दोनों में कंफ्यूज हो सकते हैं. रिज की बात हुई है, डेफिनेटली हुई है, लेकिन यहाँ रिज पे कहीं स्नो नहीं दिख रहा. क्लियर, हमें किस चीज के बारे में बताया जा रहा है, रिज तो है लेकिन उस पे टोटली स्नो है. तभी तो बार बार ये बताया गया कि वो थक गए हैं. क्यों थक गए हैं, क्लाइंब करके थक गए? नो, वो कटिंग करके थक गए थे. क्या कटिंग करके, आइस को कट करके अपनी जो स्टेप्स है उनको स्टेबल करके वो मूव कर रहे थे. दैट मीन्स पूरे पैसेज में ये बताया गया है कि देयर जर्नी इज ऑन द स्नो. तो आंसर इज हाई पीक कवर्ड विथ स्नो. बेटा आंसर ऐसे ही टू द पॉइंट आएगा, तुक्के नहीं मारने हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल एलिमिनेट द 2 wrong options so that you can check out the best option from the 2. Okay, I hope this question is clear to you. Now the next question. Now see, I had been cutting steps continuously for 2 hours. Suggests that. अब जब राइटर ने ये स्टेटमेंट दिया है कि वो पिछले 2 घंटों से कटिंग कर रहा है और स्टेप्स कटिंग कर रहा है, मीन्स वो स्टेप्स को रखने के लिए जगह बना रहा है. जब क्लाइंब कर रहा है तो ऐसे ही क्लाइंब नहीं करेगा, अदरवाइज ही विल स्लिप डाउन. तो वो कटिंग कर करके स्टेप्स रख रहा है. इससे मीनिंग क्या आ रहा है, चेक इट आउट. द क्लाइंबर वॉज अनस्किल्ड इन द आर्ट ऑफ मेकिंग स्टेप्स. नो, जो स्किल्ड है बेटा वही वैसा करते हैं, क्योंकि अनस्किल्ड तो वो क्लाइंब भी नहीं कर पाएंगे. जस्ट कटिंग द स्टेप इज द ट्रिक टू climb the snowy mountain. This is the only technique to climb the snowy mountain so that you cannot slip back, you cannot fall down. Okay, तो ये तो गलत हो गया. He had to cut the steps out of snow before climbing up, which was necessarily a slow process. Okay, the slowness was caused by the fact that as soon as he cut the steps, they were again covered with snow. Okay. He had to work suspended from a ledge. No. Now ledge means again फावड़ा. तो वो फावड़े से बर्फ निकाल के फेंक रहा था, तो वो सस्पेंडेड हो रहा था, काम रुक रहा था उसका. नो. तो लेट्स चेक आउट इनमें से कौन सा ऑप्शन बी और सी में से करेक्ट है. See student, check out the C option. The slowness was caused by the fact that as soon as he cut the steps, they were again covered with snow. पूरे पैसेज में कहीं भी ये डिस्कस नहीं हुआ है कि जब वो आइस को कट कर रहा था अपने स्टेप्स फॉर्म करने के लिए, तो वो वापस स्नो से भरते जा रहे थे. कभी भी ऐसा डिस्कस कहीं भी नहीं हुआ. सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. नाउ सी, ही हैड टू कट द स्टेप्स आउट ऑफ स्नो, ये बताया गया है वहां पर, बिफोर क्लाइंबिंग अप. ओके, विच वॉज नेसेसरली अ स्लो प्रोसेस. यस, रिमेंबर पैसेज में है ग्रिम स्ट्रगल. ग्रिम मीन्स डल, एक और वर्ड है डली. दैट मीन्स बहुत बोरिंग, मोनोटोनस, बोरिंग, क्योंकि बहुत धीरे धीरे वो हो रहा था. तो दैट मीन्स वो आइस को क्लाइंब करने के लिए आइस को कट करना पड़ता है स्टेप्स को फॉर्म करने के लिए. दैट इज व्हाई इट वाज अ कंटिन्यूअस एंड इट वाज अ बोरिंग प्रोसेस, मोनोटोनस प्रोसेस, रादर इट वाज अ स्लो प्रोसेस. सो दिस इज अ करेक्ट आंसर. नाउ चेक आउट द नेक्स्ट क्वेश्चन. It was turning more into a grim struggle. Grim मतलब dull, monotonous, boring, without any destination. Okay, now इसका meaning क्या है? Would mean. Now check out this. इसका meaning क्या आएगा? Let's check it out. That after the long exertion, he was feeling so weak that any further climbing meant a hard struggle within the forces of nature. Okay.
ये चीजें करेक्ट हो सकती है। नाउ दैट टेंजिंग वाज मेकिंग द टास्क मोर डिफिकल्ट, नो, टेंजिंग टास्क डिफिकल्ट नहीं कर रहा था, टेंजिंग वाज मूविंग स्लोली। If you remember the line in the passage, it was clearly mentioned कि Tenzing was moving slowly, but वो उसका task difficult तो नहीं कर रहा था। That strong cold wind was pushing him down from above and that he had to struggle with the forces of nature। क्या कहीं भी ये बताया गया है कि cold wind blew हो रही हैं और cold wind से वो वापस नीचे खिसकते हुए आ रहे हैं, slip हो रहे हैं? No, so this is wrong। That he was in the mood to give up ultimately, yes, ये बताया गया है कि वो थक चुका है, वो गिव अप करने वाला है, लेकिन तभी उसने देखा कि ऊपर वो टॉप तक पहुंच गया है और उसको वो ग्लेशियर दिखा। नाउ सी दैट आफ्टर द लॉन्ग एक्सर्शन, एक्सर्शन मीन्स एन एक्टिविटी वेयर अ लॉट ऑफ एफर्ट्स आर रिक्वायर्ड, मेहनत। लॉन्ग एक्सर्शन ही वाज फीलिंग सो वीक, वीक फील कर रहा था। दैट एनी अदर further climbing meant a hard struggle with the forces of nature। और ये बार बार बताया गया है कि वो लोग बहुत थक चुके हैं, बहुत थक चुके हैं। तो grim struggle means कोई डेस्टिनेशन नहीं है, थके हुए हैं, कोई मंजिल नहीं दिख रही, तो करेक्ट आंसर इज ए। क्लियर? तो ओनली 3 क्वेश्चंस इन दिस पैरा। नाउ सी द चेंज इन द ट्रेंड। अभी तक हमारे हर पैसेज में 5 क्वेश्चंस आए। Now there are only 3 questions in this passage, तो just be prepared कि comprehension पूरा का पूरा solve करना है, no matter 3 questions हो, 5 questions हो या 6 questions हो, so you can score more and more marks in the passage। Now check out the second passage for the day। Now students see the year, this is year 2014। इससे पहले बच्चा हमने जो किया वो पैसेज था ईयर 2017 का, दैट मीन ईयर 16 और ईयर 15 में पैसेजेस आए ही नहीं हैं। तो जस्ट होप दिस ईयर comprehension must come in your exam and that also 2 passage so that you can score more and more marks। तो it is not compulsorily कि हर साल आपके comprehension आएंगे ही। If I discuss about ordering of sentences, बट हमने ordering of words किया है, I am just talking about ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस। ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस 2009 तक आपके हर पेपर में मिलेंगे आपको, बट 2009 के बाद दे हैव टेकन अ लॉन्ग ब्रेक। नाउ अगेन 2017 या 18 से ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस आना शुरू हुए हैं। तो 2009 से 2018 तक 9 इयर्स के ब्रेक टाइम में ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस नहीं आए हैं ना। वैसे ही अगर हम पैसेज की बात करें तो 2017 और 2014, तो देयर इज अ गैप। 2014 के बाद डायरेक्टली पैसेज आया 2017 में, 17, 18, 19 आया है। तो आई होप 2020 में भी पैसेज यू कैन गेट इन द एग्जाम एंड दैट आल्सो 2 पैसेजेस सो दैट यू कैन स्कोर मोर एंड मोर मार्क्स। ओके, तो लेट्स रीड दिस पैसेज। दिस इज ईयर 2014, पैसेज नंबर 1। नाउ इन अ फ्री कंट्री, फ्री कंट्री मीन्स जैसे हम लोग की इंडिया फ्री कंट्री है, हमारे ऊपर कोई राज नहीं कर रहा। वी आर हैविंग अ इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट, एन इंडिपेंडेंट कंट्री। ओके, नाउ इन अ फ्री कंट्री द मैन हु रीचेस द पोजीशन ऑफ अ लीडर। तो फ्री कंट्री में, एन इंडिपेंडेंट कंट्री पे अगर एक इंसान, एक पर्सन एक लीडर बनता है, एक नेता बनता है, एक नेता बनता है, is usually one of the outstanding character। outstanding means सबसे अलग। I have given you synonyms for outstanding: exceptional, singular, unique, हटके, सबसे अलग। तो आउटस्टैंडिंग कैरेक्टर एंड एबिलिटी। ओके, तो जो नेता बन रहा है इंडिपेंडेंट कंट्री में, कुछ तो अलग बात है उसमें कि ही इज रूलिंग द होल कंट्री एज द हाईएस्ट पोजीशन ऑफ द कंट्री इज ऑफ द लीडर। ओके, नाउ सी, moreover it is usually possible to foresee। now what do you mean by the word foresee? foresee means predict करना। foresee means predict करना, अंदाजा लगाना। आप प्रेडिक्ट कर रहे हो, आप फोरसी कर रहे हो, फोरटेल कर रहे हो, आप भविष्यवाणी कर रहे हो, किसी के बारे में कुछ अंदाजा लगा रहे हो। तो फोरसी, फोरटेल, प्रेडिक्ट, दे आर द सिनोनिम्स ऑफ प्रेडिक्ट करना। ओके, अब सी, it is usually possible to foresee that he will reach such a position since early in life। now it is usually possible, और कई बार ये possible है कि बचपन में ही किसी के बारे में किसी ने अंदाजा लगा दिया कि यार तू तो बड़े होके नेता ही बनेगा।
तू तो बड़ा होके पॉलिटिशियन ही बनेगा। तो अगर कोई बचपन से लीडरशिप क्वालिटीज उसमें हैं, लीडरशिप क्वालिटीज पोजेस करता है, तो somebody can have that outstanding character, outstanding qualities from the childhood even. So it can be predicted. It can be predicted that this person will reach someday on the top of the position. Okay. Now see, since early in life one can see his qualities of character. कि आसानी से उसके कैरेक्टर की क्वालिटीज डिस्प्ले हो रही हैं उसके बिहेवियर से, तो ये अंदाजा हम लगा सकते हैं कि बड़े होके आप क्या बनोगे। ओके, एक आपका पैशन, एक आपका क्वालिटीज और एक आपका अट्रैक्शन, तीनों मिलके आपकी पर्सनालिटी के बारे में एक रिजल्ट देती हैं कि यू आर हैविंग दिस पैशन इन यू। ओके, नाउ सी, बट दिस इज नॉट ऑलवेज ट्रू इन द केस ऑफ अ डिक्टेटर। Now, who is a dictator? Dictator, one who dictates, one who dominates, जो अपनी अपनी चलाता है, जो किसी की सलाह नहीं मानता, जो ऑर्डर देना जानता है, जो कंट्रोल करना जानता है, जो अपनी शर्तों पे अपना रूल मनवाता है, अपना ऑर्डर मनवाता है, बिना किसी की बात सुने, बिना किसी की बात समझे अपने ऑर्डर्स चलाता है, अपनी सोच से चलता है। अब पैराग्राफ ये कह रहा है कि केस ऑफ अ डिक्टेटर में ऐसा नहीं बोल सकते कि तुम बड़े होके डिक्टेटर बनोगे। डिक्टेटर कंडीशंस के अकॉर्डिंग हो जाता है। ओके, नाउ सी, ऑफन ही रीचेस हिज पोजीशन ऑफ पावर थ्रू चांस। नाउ डिक्टेटर चांस या एकदम कंडीशन चेंज होने पर भी डिक्टेटर अपनी पोजीशन पे पहुंचता है। दैट मीन्स वो शुरू से वैसा नहीं बनना चाह रहा था, या शुरू से हम ये नहीं सोच रहे थे कि वो डिक्टेटर बनेगा, लेकिन कंडीशन ऐसी हो गई, या बाय चांस उसको जब वो राजगद्दी मिल गई तब उसने अपना पावर दिखाना शुरू किया। क्लियर? नाउ सी, वेरी ऑफन थ्रू द अनहैप्पी स्टेट ऑफ हिज कंट्री। दैट मीन्स कई बार डिक्टेटर को या किसी भी इंसान को डिक्टेटर बनना पड़ता है। क्यों? बिकॉज उसके आसपास की कंडीशंस बहुत मिजरेबल हैं, अनहैप्पी हैं। तो उन अनहैप्पी कंडीशंस को देखते हुए उसे कुछ ऐसे डिसीजन लेने पड़ते हैं कि वो अपने अनहैप्पीनेस को हैप्पीनेस में चेंज कर सके। दैट मीन्स मिजरी को प्रॉस्पेरिटी में चेंज कर सके, कि किसी भी कीमत पर मुझे सक्सेस चाहिए। और डिक्टेटर ने भी यही किया। जब डिक्टेटर कंट्रोल में, पावर में आया, तब उसने देखा जर्मनी की हालत क्या थी। अब उसका एक ही मोटिव था, जर्मनी को टॉप पर लेके आना, जर्मनी की सारी प्रॉब्लम्स दूर करना, बाय हुक और बाय क्रुक, किसी भी कीमत पर, किसी भी तरीके से। ओके, नाउ सी दिस लाइन, इन केस ऑफ अ डिक्टेटर ऑफन ही रीचेस हिज पोजीशन ऑफ पावर थ्रू चांस। तो अगर चांस से या किसी कंडीशन से वो अपने पावरफुल पोजीशन पे पहुंच गया है, वेरी ऑफन थ्रू द अनहैप्पी स्टेट ऑफ हिज कंट्री। दैट मीन्स कई बार ऐसा होता है कि कंडीशंस इतनी बुरी हैं और चांस मिलने पर अगर किसी इंसान को पावर मिल गया तो वो उस अनहैप्पी कंडीशंस को चेंज करने के लिए कुछ भी करेगा, कुछ भी करेगा। ओके, नाउ इट इज पॉसिबल दैट हिटलर would never have become the leader of Germany. Now हिटलर जर्मनी का लीडर कभी नहीं बन पाता अगर if that country had not been driven to despair. Despair means misery. Despair means pain. Despair means दुख, दर्द। तो अगर जर्मनी दुख, तकलीफों, दर्द में नहीं होती तो हिटलर कभी डिक्टेटर नहीं बन पाता। That means और कोई ऑप्शन ही नहीं था उनके पास। तो अगर जर्मनी को उसकी प्रॉब्लम से कोई निकाल सकता था तो वो हिटलर की पॉलिसीज थी। तो हिटलर को डिक्टेटरशिप में इसलिए सक्सेस मिली बिकॉज जर्मनी वांट्स टू सक्सीड, चाहे वो किसी भी कीमत पर। इसलिए वो हिटलर की हर बात मानते थे कि उनको लगता था कि इसी बंदे में वो क्वालिटी है जो हमको हमारी तकलीफों से ऊपर उठाएगा, जो हमारे दुख दूर करेगा, जो हमारी तकलीफ दूर करेगा। दैट इज व्हाई जर्मनी पीपल नेवर वेंट अगेंस्ट हिटलर, बिकॉज उनको ये लगता था कि हिटलर डिक्टेटर है, तभी सब उसकी बात मान रहे हैं। क्लियर? तो आई होप दिस पैसेज इज क्लियर टू यू। नाउ वील मूव फॉरवर्ड टू द क्वेश्चंस।
चलो बच्चे आप जल्दी से आंसर्स बताओ, आपको पैराग्राफ बहुत अच्छे से समझ में आ गया है. जस्ट चेक आउट द आंसर ऑफ योर ओन एंड जस्ट टैली द आंसर विथ मी इफ यू आर करेक्ट और यू आर नॉट करेक्ट. तो चेक आउट. इन अ फ्री कंट्री वन हु बिकम्स अ लीडर. कौन लीडर बनता है? हमने अभी अभी डिस्कस किया. वन हु पोजेस outstanding character and ability, one who possess extraordinary qualities. Clear? Let's check out if this fact is in these option. Okay, must be of outstanding character and ability. Okay, must show qualities of character from an early age, is generally of a remarkable character and ability, must see that his country is free from despair. ये तो नहीं. Now see, अर्ली एज से क्वालिटीज दिखाने के लिए लीडर बनना है? नो. रिमार्केबल या आउटस्टैंडिंग, आप यहाँ कंफ्यूज हो सकते हो. पैराग्राफ में क्या दिया है बेटा? आउटस्टैंडिंग. आई हैव टोल्ड यू, आपको जो भी आंसर देना है एज पर द कंटेंट ऑफ द पैसेज देना है, एज पर द ओपिनियन ऑफ द ऑथर देना है. तो ऑथर का ओपिनियन क्या है? आउटस्टैंडिंग कैरेक्टर. सो दिस इज द करेक्ट आंसर. नाउ चेक आउट दिस क्वेश्चन. हिटलर बिकेम अ लीडर बिकॉज, हिटलर क्यों बना? बिकॉज जर्मनी वॉज इन डिस्पेयर. जर्मनी के लोग बहुत तकलीफ में थे और उनको उस तकलीफ से निकालने वाला सिर्फ एक ही बंदा था, हिटलर. इसलिए हिटलर को टॉप पे या हिटलर को राजा बनाया गया. ओके. ही एग्जिबिट लीडरशिप क्वालिटीज? नो. जर्मनी वॉज अ फ्री कंट्री? नो. जर्मन्स वांट अ डिक्टेटर? नो. जर्मनी वॉज इन डिस्पेयर. जर्मनी बहुत तकलीफ में थी, जर्मनी बहुत दुख में थी. ओके. तो आई होप दीज टू क्वेश्चंस आप लोग के आंसर्स करेक्ट आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, कि सिर्फ तुक्के मार रहे हैं, किसी मैम को देख के ही फॉलो कर रहे हैं कि चलो मैम कर तो रही है हमारे लिए. नो, यू जस्ट डू इट योर ओन. अगर क्वेश्चन यहाँ डिस्प्ले हो रहा है, आई एम एक्सप्लेनिंग इन द टाइम बीइंग, यू जस्ट सॉल्व द क्वेश्चन ताकि दोनों का आंसर मैच हो सके. ओके. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन. Now see, again this paragraph is having only 3 questions. So the latest trend is, जो हमने 2017-18 के पेपर्स किए उसमें 5 questions आए हैं, पहले सिर्फ 3 questions आए हैं. Okay, check out the last question of the passage. The passage seems to suggest that. Passage आपको क्या बता रहा है बेटा? Despair sometimes lead to dictatorship. Okay, Hitler was no leader. नहीं. A leader is chosen only by a free country? No. A leader foresees his future position. Foresees करना, predict करना, अंदाजा लगाना, देख लेना, दूर का देख लेना, फ्यूचर का देख लेना. So this is wrong. Answer is this, कि पैसेज हमें ये बता रहा है कि डिक्टेटर कैसे बनते हैं, कि sometimes by chance and that also अगर डिस्पेयर है, दुख तकलीफ से उठाने के लिए लोगों को स्ट्रिक्ट एक्शंस लेने पड़ते हैं. दैट मीन्स डिक्टेटर जैसा बिहेव करना पड़ता है. तो आई होप ये आंसर करेक्ट आया होगा आपका. वी हैव डन 2 पैसेजेस एंड आई होप सारे पैसेजेस समझ में आ रहे हैं. लेट्स सी कि आप कितनी प्रैक्टिस कर रहे हैं अब कॉम्प्रिहेंशन की. So students, just to lighten your mood and just to divert your mood, I am here with some interesting topic. Comprehension पढ़ के थोड़ा सा बोर हो गया होगा, तो let's have something different just to change your mood. So I am here with the health and medical idioms. इससे पहले हमने colorful idioms किए हैं, red color, then green color, then white color. हमने बहुत सारे colorful idioms किए हैं. Today I am here with the segment of हेल्थ एंड मेडिकल ईडियम्स. तो लेट्स चेक आउट कि मेडिकल ईडियम्स क्या होते हैं, मेडिकल या हेल्थ से रिलेटेड ईडियम्स होते कौन से हैं. तो लेट्स चेक आउट. नाउ सी दिस घोस्ट लुकिंग एट यू एंड टेलिंग यू कि जस्ट डोंट बी अ घोस्ट एंड डोंट बी लाइक दैट. चेक आउट दिस. सी दिस skeleton, डोंट बी अ skeleton, just be a healthy person. Okay, now see health idioms. अगर आप गुड हेल्थ की बात कर रहे हैं, गुड हेल्थ के लिए हमने इडियम किया है, आपकी बुक में भी किया है. इफ यू आर गुड एट योर हेल्थ, इफ यू आर हैविंग अ गुड हेल्थ, एज फिट एज फिडल. नाउ सी, किया है एज फिट एज फिडल मीन्स हेल्दी. हेल्दी होने के लिए वी यूज एन इडियम एज फिट एज फिडल. हमने ये आपकी बुक में भी किया है. नाउ सी, आई एम एज राइट एज रेन. दिस इज ऑल्सो टू डिस्प्ले अ गुड हेल्थ. अगर आप बहुत अच्छे हेल्थ में हैं, अगर आपकी तबीयत ठीक है, तो व्हाट यू कैन से, आई एम एज राइट एज रेन. तो इफ समबडी आस्क यू हाउ आर यू, तो आई एम एज फिट एज फिडल या आई एम एज राइट एज रेन.
तो as right as rain, as fit as fiddle means in good health. One more, I am full of beans. Full of beans means full of energy. That means तबीयत बहुत अच्छी खासी है, बहुत मजे आ रहे हैं, बहुत अच्छी लाइफ चल रही है. That is full of beans. As fit as fiddle and as right as rain is for good health. अब इसी के contrary, इसी के opposite, if someone is having bad health, उसकी तबीयत खराब है, तो तबीयत खराब होने के लिए या हेल्थ अच्छी ना होने के लिए which idioms are used? Check out. I am feeling a bit out of sorts. Out of sorts means मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मुझे कुछ खराब लग रहा है. तो feeling out of sorts means feeling unwell. Clear? I am feeling a bit under the weather. ये तो हमने किया है, ये मेरा वीडियो भी है इस पे. To be under the weather means to be sick, to be ill, to be unwell. Okay? जैसे कहते हैं मौसम बदलता है तो तबीयत खराब होने लगती है, वेदर चेंज हो रहा है, तो वेदर चेंज इज अफेक्टिंग अस, तो इसलिए तो फीलिंग अ बिट अंडर द वेदर मीन्स फीलिंग अ बिट अनवेल, फीलिंग अ बिट सिक, फीलिंग अ बिट इल. दैट मीन्स थोड़ी सी तबीयत टाइप खराब लग रही है. नाउ आई एम बिट ऑफ कलर. ऑफ कलर मीन्स आउट ऑफ मूड, कि ऑफ कलर हूं मीन्स कि मेरी तबीयत अच्छी नहीं है. आई एम जस्ट अ बिट सिक, आई एम अ बिट अनवेल. तो अनवेल के लिए अ बिट ऑफ कलर, अ बिट अंडर द वेदर, सी अ बिट आउट ऑफ सॉर्ट्स. तो आउट ऑफ सॉर्ट्स भी आ सकता है, अंडर द वेदर भी आ सकता है, या ऑफ कलर्स भी आ सकता है. तो बिट मीन्स थोड़ा सा. अब बिट लिखा हुआ नहीं भी आएगा तो कंफ्यूज मत होना. तो आई एम फीलिंग अंडर द वेदर मीन्स आई एम फीलिंग अनवेल. I am feeling off color means I am feeling unwell. I am feeling out of the sorts means I am feeling unwell. So I hope these 6 idioms are clear to you. Now see good health and bad health person. So be like this always. Cherishing, smiling and healthy. Okay. Now health and medicine idioms में some other thing. अगर आप बोल रहे हैं alive and kicking. How are you? Alive and kicking. That means in good health despite health problems. कि छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हैं बट स्टिल आई एम फीलिंग एनर्जेटिक. छोटी मोटी प्रॉब्लम्स चलती रहती हैं. ओके, सर्दी खांसी है, थोड़ी सी सर्दी खांसी, कोरोना नहीं है, अ लिटिल बिट सम पेन इन द बॉडी वी कैन से, बट स्टिल आई एम अलाइव. तो अलाइव एंड किकिंग मीन्स इन गुड हेल्थ डिस्पाइट हेल्थ प्रॉब्लम. सी किकिंग, पैर में दर्द है वो फिर भी किक कर रही है. दैट मीन्स अलाइव एंड किकिंग. नाउ सी दिस कम्स इन द एग्जाम. एज पेल एज घोस्ट मीन्स एक्सट्रीमली पेल, बीमार, थका हुआ, टायर्ड, एग्जॉस्ट. तो अगर कोई एग्जॉस्टेड है, एकदम बीमार सा लग रहा है, एकदम वीक सा लग रहा है, तो व्हाट ईडियम वी कैन यूज? ही इज लुकिंग एज पेल एज घोस्ट. मतलब बहुत बीमार, बहुत थका थका, बहुत उसका चेहरा उतरा उतरा लग रहा है. ओके, तो एज पेल एज घोस्ट मीन्स एक्सट्रीमली पेल, एक्सट्रीमली वीक, टायर्ड, एग्जॉस्टेड. दैट मीन्स बहुत ज्यादा कमजोर. क्लियर? नाउ सी एट डेथ्स डोर. हिज ग्रैंडफादर इज एट डेथ्स डोर. मौत के दरवाजे पर. मौत के दरवाजे पर मीन्स वेरी नियर डेथ, नियर टू डेथ. दैट मीन्स इन हिज लास्ट टाइम. He is counting his last breath. One more idiom. He is counting his last breath means अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है. That means very near to death. Okay? तो ये idiom समझ में आ रहा है बेटा? Interesting idiom. See the face. Cute face, no? हाँ, आपको देख रहे हैं. Okay. Now हमने ये कर लिए हैं. Again once more the revision. As fit as fiddle. As fit as fiddle means to be healthy and physically fit. At death's door means very near to death. As pale as ghost means extremely pale. Bitter pill to swallow. Now what do you mean by bitter pill to swallow? Bitter means कड़वी, pill मतलब गोली. तो bitter pill to swallow means कड़वी गोली तो खानी ही पड़ेगी. क्यों खानी पड़ेगी? अगर ठीक होना है तो कड़वी दवाई खानी पड़ेगी और इंजेक्शंस भी लेने पड़ेंगे. That means तकलीफ तो सहन करनी पड़ेगी. Now see, an unpleasant fact that one must accept, कि तकलीफ सहन करनी ही पड़ेगी. Okay, bitter pill to swallow. कि as we are facing a lockdown, so this time is a bitter pill to swallow
बट वी हैव टू मूव अहेड। तो ये जो बुरे हालात हैं इसको हमें एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा क्योंकि कोई ऑप्शन ही नहीं है। ओके, तो आई होप all these idioms are clear to you all. Just note down all these idioms in your register, and if you have any doubt just message me. All this for today. Just be safe, study hard. Thank you.